हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर सबसे पहले बच्चों हम डेरिवेटिव एज ए रेट मेज़र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। जैसे उसने कहा, पहला सवाल है ये, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। देखिए क्यूब है, उसकी जो एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। मतलब आप इमेजिन करिए क्यूब है, उसकी साइड बढ़ना चालू हो गई। तो उसने कहा एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो उसने कहा हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। देखिए जब अगर उसकी साइड बढ़ेगी तो उसके बाकी एस्पेक्ट में, एरिया में, वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो हम इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि देखिए अगर हमने साइड इस रेट से बढ़ी तो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए करके देखते हैं। उसने बोला एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लीजिए क्यूब की साइड मैं x मान लेता हूँ, है ना, साइड की जो लेंथ है वो x मान लेता हूँ। तो उसने कहा है हमें यूनिट से क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब dx ओवर dt की बात कर रहे हैं। देखिए यूनिट देख के मुझे पता लग जाता है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब लेंथ dx मानी है तो dx ओवर dt मेरी बच्चों कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब उसने कहा हाउ फास्ट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मैंने माना v है, तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है, तो मुझे dv ओवर dt निकालना है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो अब हम क्या करेंगे, हम v और x में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और इनके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं चाहिए। मीन्स जो दिया है और जो निकालना है उनके बीच में हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ 10th स्टैंडर्ड। देखिए तो मुझे क्यूब के बारे में पता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो v इक्वल्स टू एक्स की क्यूब हो गया। अब मैं इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दूं dv ओवर dt, तो बच्चों ये कितना आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। और फिर t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dx ओवर dt भी आएगा या नहीं, जी हाँ आएगा। और dx ओवर dt की वैल्यू आप 10 रख लीजिए, तो 3x स्क्वायर ये 10 आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को? तो देखिए तो dv ओवर dt कितना आ गया, 30x स्क्वायर आ गया। अब हमें लास्ट लाइन, लास्ट में उसने कहा व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब उसने कहा जब एज मेरी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो बताना। तो x की जगह 5 रख दूं तो 30 इंटू 5 रख दिया, 25, 750। अब हमें यूनिट देख के निकालनी है। यूनिट क्या करनी है, dv ओवर dt, और v हमारा सेंटीमीटर में लेंथ दे रखी है तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में? एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए मैंने dx ओवर dt को 10 माना। सपोज करिए 10 मैंने बढ़ने को माना है, प्लस होता मतलब मैंने 10 माना है प्लस में, मतलब ये बढ़ रहा है, तो मेरा आंसर भी प्लस में है, इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर मैं इसको माइनस मानता और ये भी माइनस आता तो अगर ये घट रहा है तो ये भी घटता। बात समझ में आई आप लोगों को? तो अभी मैंने इसको प्लस माना है, तो ये जो साइड है 10 सेंटीमीटर पर रेट सेकंड के रेट से अगर बढ़ रही है क्यूब की कोई एक साइड, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से बढ़ेगा। यही बच्चों मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। उसने कहा द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब सर्कल बच्चों बढ़ रहा है, सर्कल जो है वो बढ़ रहा है, उसकी रेडियस बढ़ रही है ना। तो उसने कहा फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीज। तो मुझे ये निकालना है उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो कुल मिला के अगर मैं x मान लूँ सर्कल की रेडियस, मैं मान लूँ सर्कल की रेडियस मैंने x मान ली है। बात समझ में? तो मुझे क्या दिया है, ये बढ़ रहा है, तो उसने कहा इंक्रीजिंग, तो क्या मान लूँ, dx ओवर dt मान लूँ, और इसको फिर मैंने पॉजिटिव मान लिया बढ़ने को,
तो इस रेट से बढ़ रही है। तो उसने कहा फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, dA/dt निकालना है ना, एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो मुझे किन में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, मुझे A में और X में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, फिर मैं उसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा। तो हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है पाई r² और r मैंने x मानी है, तो ये रिलेशन आ गया मेरा विद द हेल्प ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो अब क्या करेंगे, तो dA/dt कितना आ गया, 2πx और dx/dt आ गया। 10th स्टैंडर्ड का मतलब बच्चों मैं 9th और 10th में वो मेंसुरेशन वाले जो फॉर्मूले उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो dA/dt मेरा 2πx इंटू dx/dt आ गया। तो 2πx और dx/dt की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया, 8πx आ गया। अब लास्ट लाइन, लास्ट में क्या था, व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों x की जगह 8 रख दूं, तो ये कितना आ गया, 64 पाई, यूनिट कैसे, सेंटीमीटर में थी, तो एरिया है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीन्स अगर उसकी सर्किल की रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही है और मैंने बढ़ने को प्लस माना है, तो मेरा आंसर भी प्लस आया। मीन्स उसका एरिया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है व्हेन साइड इज 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। चलिए एक और देखते हैं। उसने कहा द रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग, बलून की रेडियस, तो मैं x मान लूँ रेडियस को, तो मुझे दे रखा है dx/dt कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। उसके बाद द रेट एट विच सरफेस एरिया, अब मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो s मान लूँ सरफेस एरिया को, तो ds/dt निकालना है। तो मुझे s और x में रिलेशन निकालना है, वो कितना होता है मेरा, s बराबर 4πx² होता है बच्चों सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ds/dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8πx इंटू dx/dt आ जाएगा। dx/dt की वैल्यू मैंने 10 रख दी, तो ये 80πx आ गया। और लास्ट लाइन लास्ट में व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो अब मैं x की वैल्यू 15 रख दूं, 15 रख दी पाई, और यूनिट देख के क्या रखेंगे, सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। बच्चों एक सवाल और देख रहे हैं। उसने कहा ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए एक पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है, मुझे उस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालने हैं जहां y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा है, dy/dt इज 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। मतलब जिस तेजी से x कोऑर्डिनेट बदल रहा है y उसका 8 गुना बदले, ऐसे पॉइंट कर्व के ऊपर निकालने। तो ये मुझे डेटा दिया हुआ है dy/dt इक्वल्स टू 8 इंटू dx/dt। अब पॉइंट जो कर्व है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, 6d/dt इक्वल्स टू 3x² dx/dt आ गया। dy/dt की जगह 8 dx/dt लिख सकता हूँ। बच्चों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं है, जीरो नहीं होगा, इसलिए काट सकता हूँ। तो कुल मिला के x² कितना आ गया, 16 आ गया, तो x मेरा ±4 आ गया। अब वो पॉइंट कर्व के ऊपर है, तो देखिए एक बार x बराबर 4 रख दो, तो y कितना आ जाएगा 4 रखा तो 6y इक्वल्स टू 4 रखा तो 4 चौक 16 चौक 64 और 2 66 आ गया, तो y 11 आ गया। मीन्स एक पॉइंट आया 4,11। गॉट इट। एक बार बच्चों x की जगह -4 रखो, तो देखिए कितना है, 6y इक्वल्स टू कितना है, -64 + 2
-62, तो y इक्वल्स टू -62/6, काट दिया 2 से, 31/3, बात समझ में आई। तो कोऑर्डिनेट आए -4, -31/3। देखिए एक बार मैंने 4 रखा तो पॉइंट कर्व के था, कर्व तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 4 रखा तो 4 चौक 16, चौक 64 और 2 66, तो वही 11 आ गया। तो कोऑर्डिनेट कर्व के ऊपर 4, 11 आ गए। एक बार मैंने -4 रखा तो -64 + 2 -62 और डिवाइड कर दिया तो 1 पॉइंट ही आ गया। मीन्स कितने पॉइंट आ गए, कर्व पे 2 पॉइंट आ गए, उनके कोऑर्डिनेट ही पूछे थे। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक और देखते हैं। उसने कहा ए मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 5 मीटर लॉन्ग। ओके देखिए पहले समझिए इस सवाल को, ये अच्छा सवाल है बच्चों। देखिए एक 5 मीटर ऊंचा लैम्प पोस्ट है, ठीक है, और एक 2 मीटर ऊंचा आदमी है। बहुत ध्यान से देखिए, इसकी शैडो ऐसे गिर रही होगी। अगर ये लैम्प पोस्ट से अवे जाएगा तो बच्चों उसकी शैडो बढ़ेगी, और अगर वो लैम्प पोस्ट की तरफ आएगा, यहाँ से लैम्प पोस्ट है, लाइट गिर रही है इसके ऊपर, तो वो अगर इधर जाएगा तो उसकी शैडो घटेगी। तो हमें यही देख रखा है उसने। एक मैन है 2 मीटर ऊंचा, उसने कहा walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from a lamp post 5 meter high. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. देखिए अगर ये शैडो, देखिए लैम्प पोस्ट है तो मैं मान लूँ शैडो ये गिर रही होगी, इसको मैं y मान लूँ और इसको मैं x मान लूँ। ये 5 है, ये 2 है। तो उसने कहा है जो आदमी है वो अवे जा रहा है लैम्प पोस्ट से 6 मीटर पर मिनट की रेट से। मीन्स dx/dt मैं 6 मीटर पर मिनट मान लूं। बात समझ में आ गई। dx/dt 6 मीटर पर मिनट के रेट से अवे जा रहा है। अवे जा रहा है मतलब इधर जा रहा है। तो अब मुझे dy/dt निकालनी है, ठीक है। तो अब उसने कहा शैडो है y, तो मुझे dy/dt निकालनी है। तो हमने बात की थी किन में रिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा, मैं x और y में रिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा। देखिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये अपॉन ये मैं क्या कर सकता हूँ 5/2 इक्वल्स टू बड़ी लेंथ बड़ा ट्राइंगल लिया ना, x + y/y। बात समझ में। ऐसे कर सकते हैं, ये थीटा है तो tan थीटा इस वाले पे और इस वाले पे निकाल लिया, तो इससे दिस अपॉन दिस आया और इससे दिस अपॉन दिस आया। तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया x और y में। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। कितना है 5y इक्वल्स टू 2x प्लस के 2y, तो 3y इक्वल्स टू 2x आ गया, तो y इक्वल्स टू 2/3x आ गया। मुझे x और y में रिलेशन आ गया। अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो कितना है dy/dt इक्वल्स टू 2/3 dx/dt, और dx/dt की वैल्यू में 6 रख दूं तो यह आ गया 4 मीटर पर मिनट की रेट से आ गया। और ये भी प्लस आया है, इसका मतलब ये अवे जा रहा था तो शैडो भी अवे जाएगी। उसने कहा फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। किस रेट से बढ़ेगी, 4 मीटर पर मिनट के रेट से शैडो भी इंक्रीज हो रही होगी। बात समझ में आई। स्टूडेंट्स एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate 2 meter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. देखिए पहले आप सवाल आराम से पढ़ लीजिए। देखिए उसने ये बोला है एक लैडर है 5 मीटर लंबी, ये अगर मैं x मान लूँ और ये मैं मान लूँ y, तो उसने कहा लैडर का ये सिरा, ये वाला हिस्सा मैं अवे लेके जा रहा हूँ किस रेट से 2 मीटर पर सेकंड के। तो जब बच्चों ये अवे जाएगा तो ये वाला सिरा नीचे आएगा। तो मुझे ये निकालना है कि अगर ये इस रेट से मैं 2 मीटर पर सेकंड के रेट से अवे लेके जा रहा हूँ तो ये किस रेट से नीचे की तरफ आएगा, मुझे ये निकालना है। सवाल समझ में आया। तो सबसे पहले मुझे dx/dt क्या दे रखा है बच्चों,
dx ओवर dt दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अवे जाने को मैंने प्लस माना है, बात समझ में आई। dx ओवर dt 2 मीटर पर सेकेंड है और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है dy बाई dt निकालना है। तो मुझे किन में रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, y और x में, और वो कैसे, वो इस तरीके से निकाल सकता हूँ पाइथागोरस की मदद से। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ 2x dx ओवर dt प्लस 2y dy बाई dt इक्वल्स टू बच्चों 0 आ गया। तो dx ओवर dt इंटू x प्लस y इंटू dy बाई dt इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखिए dx ओवर dt की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो यहाँ से कितना आ गया, dy बाई dt आ गया। dy बाई dt देखिए कितना आ गया, उधर जाएगा तो माइनस एक्स dx ओवर dt की जगह मैंने 2 डाल दिया अपॉन y, ये वाला y आ गया, ये आ गया। अब उसने मुझे कहा है कि व्हेन द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो देखिए जब ये 4 है तो पाइथागोरस से ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये 5 है। तो इसका मतलब मैं x की जगह तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस आ गया, x की जगह तो मैं 4 लिख दूँ इंटू 2 अपॉन y की जगह मैं 3 रख सकता हूँ। बात समझ में आई। तो ये कितना आ गया, -8/3 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, dx ओवर dt को मैंने प्लस माना था, मतलब अवे जाना, तो ये माइनस आया, मतलब ये टूवर्ड्स आ रही होगी, इसकी नेचर उल्टी हो गई। अब तो अपने आप मुझे प्लस माइनस बता रहा है कि नेचर अपोजिट है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। क्या, -8/3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट ऐसे चल रही है के रेट से। तो जो y कोऑर्डिनेट है -8/3 के रेट से जा रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ घट रहा है तो मैं घटने में माइनस नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये 8/3 मीटर पर सेकंड के रेट से घट रही है, अदरवाइज मैं माइनस करके बोलूँगा। बात समझ में आ गई। तो उसने कहा हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, तो मैं बोलूँगा 8/3 मीटर पर सेकंड के रेट से घट रही है, माइनस नहीं बोलूँगा। बात समझ में आ गई। स्टूडेंट्स एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 at the uniform rate of 2 centimeter square per second in its curved surface area। बच्चों curved surface area दे रखा है, through a tiny hole at the vertex in the bottom when the slant height of the water is 4 centimeter find the rate of decrease of the slant height of the water। ठीक है, पहले मैं आपको इसको सवाल को समझाता हूँ। देखिए उसने बोला है बच्चों एक कोन है, इसके वर्टेक्स पे होल हो रहा है और यहां से मेरा पानी ड्रिप्ड आउट हो रहा है। तो देखिए जब इसमें से पानी गिरेगा, उसने ये दे रखा है π/4 है, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। अगर इसमें से पानी गिरेगा तो देखिए क्या होगा, इसकी स्लैंट हाइट में भी कमी आएगी, इसके सरफेस पे जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस में भी कमी आएगी। बात पानी की कर रहा हूँ, ये कौन है, और जो हाइट है पानी की वो भी कम होगी क्योंकि पानी इससे गिर रहा है। तो उसने मुझे डेटा दिया है π/4, तो ये दिया है। उसने कहा है कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसके कर्व सरफेस एरिया। तो अब देखिए इसने मुझे दिया है ds ओवर dt, दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब मैंने देखिए घटने को पॉजिटिव माना है, तो अगर आंसर भी मेरा पॉजिटिव आया है तो मेरा आंसर भी घटेगा, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो इसका उल्टा होगा। बात समझ में आई। तो मैंने ds ओवर dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड माना है। अब उसने कहा है मुझे निकालना क्या है, dl ओवर dt निकालना है। उसने कहा फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट। तो अब मुझे s और l में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, और कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो मुझे पता होता है s बराबर πr/l होता है। अब इसमें s रखना है, l रखना है, मीन्स r नहीं रखना ना। तो अब मैंने कहा आपको s और l में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं r को एलिमिनेट करूंगा। कैसे करूंगा, अगर मैं ये कोन के लिए ये मैं मान लेता हूँ r है, ये पूरी बॉडी l मान लेता हूँ, तो अब मैं इसकी मदद से sin 45
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आर बाई एल लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आर की वैल्यू एल अपॉन रूट 2 रख सकता हूँ या नहीं, तो यहाँ रख दूँ, तो एस इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई एल स्क्वायर, क्योंकि एक एल ये और एक एल ये, एल स्क्वायर अपॉन रूट 2 आ गया। तो अब मेरा रिलेशन आ गया ना एस और एल में। अब मैं डिफ्रेंसिएशन कर सकता हूँ ना बच्चों, तो देखिए उसने कहा है डी एस ओवर डी टी पाई बाई रूट 2, तो कांस्टेंट है बच्चों, और ये आ जाएगा 2l डी एल ओवर डी टी आ जाएगा। बात समझ में आई? अब डी एस ओवर डी टी मुझे दे रखा है 2, तो मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, पाई बाई इंटू 2l अपॉन इंटू डी एल ओवर डी टी, ये कट गया, तो मेरा डी एल ओवर डी टी कितना आ गया, उधर गया, तो ये कितना आ गया, रूट 2 अपॉन पाई इंटू एल आ गया। अब उसने कहा व्हेन द स्लाइंट हाइट इज 4, तो एल की जगह 4 रख दूं, तो ये आ गया रूट 2 अपॉन 4 पाई। बच्चों मेरा आंसर आ गया, और आंसर भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये भी घट रही है। बात समझ रहे, क्योंकि मैंने घटने को पॉजिटिव माना था डी एस ओवर डी टी को, और आंसर भी पॉजिटिव आया। इट मीन्स स्लैंट हाइट इस रेट से घटेगी। यूनिट कितनी आएगी, यूनिट आएगी बच्चों सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई आप लोगों को? अब एक और देखते हैं। उसने कहा सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। अच्छा, सैंड गिर रही है ऊपर से, है ना, और सैंड गिर रही है, तो उसने कहा वो क्या है, शेप जो ले रही है वो कोन की शेप ले रही है। सैंड गिर गिर के जो शेप बना रही है वो कोन की शेप है। द फॉलोइंग सेट फॉर्म्स ए कोन एट द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द हाइट ऑफ द रेडियस। अच्छा, इस तरीके से गिन रही है, ये जो हाइट है इसकी रेडियस की 1/6, इसे r मान लो और इसे h मान लो। उसने कहा है इस तरीके से गिर रही है, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। उसने कहा हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। अच्छा, मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है डी एच ओवर डी टी निकालनी है। मुझे क्या निकालना है बच्चों, डी एच ओवर डी टी निकालना है। और मुझे क्या दिया है, किस रेट से गिरी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए ये यूनिट बताती है, ये डी वी ओवर डी टी है। तो बच्चों क्या दे रखा है मुझे, डी वी ओवर डी टी दे रखा है, कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से गिर रही है। ठीक है, तो मुझे ये दे रखे है और ये निकालना है, तो मुझे किस में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, वी और एच में। बात समझ में आई? तो देखिए कैसे कर सकते हैं, हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कितना आता है, वॉल्यूम आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है कोन के लिए। बात समझ में आई? अब मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, h चाहिए, r नहीं चाहिए, तो r की जगह मैं 6h रख दूं। तो देखिए v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h। तो ये कितना हो गया, v इक्वल्स टू हो गया 1/3 पाई 36 h की क्यूब हो गया बच्चों। तो ये v आ गया 12 पाई h की क्यूब आ गया। अब देखिए मेरे पास एक रिलेशन आ गया ना, जो v और h में चाहिए था। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, देखिए तो क्या हो जाएगा, dv ओवर dt इक्वल्स टू 12 पाई 3h स्क्वायर dh ओवर dt आ जाएगा। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे dv ओवर dt की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 12 इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh ओवर dt दे रखा है। तो 12 से 12 कट गया, तो dh ओवर dt कितना आ गया, dh ओवर dt आ गया 1/3 पाई h स्क्वायर आ गया। अब मुझे उसने कहा है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह 4 रख दूं, तो dh ओवर dt कितना आ गया, 1/3 पाई
4 रख दिया तो 16 आ गया, तो 1/48 पाई। यूनिट क्या लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई। बात समझ में आई। उसने कहा हाउ फास्ट द हाइट इज इंक्रीजिंग, तो बच्चों इस रेट से हाइट बढ़ रही है। बात समझ में आई आप लोगों को। स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर बात करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा टर्म आता है वो आता है स्लोप। क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप। बच्चों इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं या इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। देखिए किसी भी लाइन, ये एक लाइन है, इसका स्लोप कैसे देखते हैं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है उसका जब हम tan ले लेते हैं, tan थीटा, तो उसे हम उस लाइन का स्लोप बोलते हैं। बात समझ में आई, और इसको हम m से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई, ये बता दिया। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो गई तो उसका स्लोप tan 0 0 हो जाएगा, और अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गई तो उसका स्लोप 90 डिग्री मीन्स tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, बच्चों इक्वली इंक्लाइंड में क्या होता है, देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो देखिए ये जो एंगल है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज देखना है, तो ये एंगल 135 आ जाएगा, और tan 135 -1 होता है। और एक केस और है, अगर इस तरीके से लाइन है और ये दूरी बराबर है तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 1 होता है। मीन्स अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो आपको दो केस लेने पड़ेंगे, या तो उसका स्लोप 1 या उसका स्लोप -1, दोनों ही लेने पड़ेंगे। ठीक है। एक पॉइंट और है बच्चों, क्या, अगर आपको किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 दिया है और इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट x2 y2 भी दिया है, दो पॉइंट दिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं ये। अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है m, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है बच्चों y2 - y1 ओवर x2 - x1। हम इससे भी इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनरल इक्वेशन लाइन की ये होती है ax + by + c = 0। अगर मुझे इसका डायरेक्टली स्लोप निकालना हो तो हम माइनस के x का कोफिशिएंट ओवर y का कोफिशिएंट कर लेते हैं। इससे भी हम डायरेक्टली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, कोई भी लाइन लिखी मैंने 3x + 4y + 5 = 0, तो इस लाइन का अगर आपसे स्लोप पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं -3/4। बात समझ में आई। उसके बाद अगर हमारे को दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है, देखिए जरा ध्यान से, दो लाइनें दी हैं, तो पहली लाइन का स्लोप सपोज करिए m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो लाइनों के बीच ये एंगल भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसलिए बच्चों मेरे दो आंसर हैं। तो अगर मैंने माना ये थीटा है तो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2, और प्लस माइनस मैंने इसलिए लिया, एक ये है तो दूसरा ये भी है, दो एंगल आएंगे। बात समझ में आई। देखिए अगर लाइनें पैरेलल हो गई तो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, और 0 होने से ये सारा हिस्सा 0 में चला जाएगा और m1 = m2 हो जाएगा। इट मीन्स अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो ये कंडीशन है कि उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, और अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो tan 90 1/0 होगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले में रखूंगा तो इससे ये वाला हिस्सा 0 में चला जाएगा और मेरे पास 1 + m1 m2 = 0 आ जाएगा, जिससे m1 × m2 बच्चों मेरा -1 आ जाएगा। तो अगर लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। मींस अगर एक लाइन का स्लोप आपको गिवन है m1 तो डायरेक्टली दूसरी लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं, उसका उल्टा विद नेगेटिव साइन करके। बात समझ में आई। देखिए यही है, मैंने आपको सिखा दिया है, स्लोप्स इक्वल होते हैं और अगर m1 m2 बराबर -1 होता है, परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं तो। ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास मुझे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो, तो लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 = mx - x1। डायग्राम बना के बताता हूँ। देखिए इसे x1 y1, इस पॉइंट से मुझे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इसका स्लोप tan थीटा है m।
तो मैं डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन से, ठीक है। उसके बाद आती है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, देखिए हम बात कर चुके हैं, ये लाइन इस पॉइंट पे x1 y1 पे, ये कर्व है मेरा, कर्व के P पॉइंट x1 y पे मैंने टेंजेंट खींची है, और ये जो टेंजेंट लाइन है ये साई एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप हमने बात करी थी टेन साई होगा बच्चों। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसका टेन ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, हम जो स्लोप निकालेंगे वो हम कर्व जो दिया होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किस पे, x1 y1 P पॉइंट पे, उसे ही हम उसका स्लोप बोला करेंगे। बात समझ में आई? तो डी बाई डी एक्स एट P हम निकालेंगे तो वो टेंजेंट लाइन का स्लोप आया करेगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स एट P टेन साई, ये बता दिया आपको। उसके बाद अगर टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो फिर वही एंगल 90 होगा, और 90 होने से dx ओवर dy मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है नॉर्मल। तो देखिए जो लाइन, डायग्राम दिखाता हूँ आपको, जो लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है और इसी पॉइंट से पास होती है, इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। इसका मतलब टेंजेंट और नॉर्मल आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसका स्लोप मुझे पता ही है कितना, डी बाई डी एक्स होता है, तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, उल्टा विद नेगेटिव साइन -1 अपॉन डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट पी हो जाएगा या नहीं। तो देखिए हम बात कर रहे थे द नॉर्मल टू द कर्व इज द लाइन परपेंडिकुलर, तो जो नॉर्मल का स्लोप आया करेगा वो बच्चों ये आ जाया करेगा, जो टेंजेंट का स्लोप है उसका -1 अपॉन कर दिया करेंगे तो मेरा नॉर्मल का स्लोप आ जाया करेगा, जो कि -dx ओवर dy आ गया एट पी पे, ठीक है। अब उसने कहा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, ये हम बात कर चुके हैं, ये होती है। तो अब इसमें m की जगह ये रख देंगे, ठीक है, टेंजेंट के लिए, और नॉर्मल के लिए ये रख देंगे, तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी ये बच्चों, और नॉर्मल की इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एंगल क्या होता है। देखिए कर्व्स बच्चों आपस में एंगल नहीं बनाते, कर्व्स के ऊपर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं हम, लेट पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट डालेंगे, सपोज करो उसका स्लोप m1 आ जाएगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट डालेंगे, उसका स्लोप सपोज करिए m2 आ जाएगा। उनके बीच का जो एंगल होगा उसे ही हम कर्व के बीच का एंगल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व का डिफरेंशिएशन करके x1 y1 पे हम उसका स्लोप m1 निकाल लेंगे, ऐसे ही दूसरे का भी निकाल लेंगे, m2 स्लोप निकाल लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, वहाँ से मॉड हटाएंगे तो बच्चों प्लस माइनस आ जाएंगे, दो एंगल आ जाएंगे। अब अगर कर्व ऑर्थोगोनल है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और tan 90 बच्चों क्या होता है 1/0। अगर मैं इसको करूँगा तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से m1 m2 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्थोगोनल कर्व्स की कंडीशन आ गई कि उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब हम एक सवाल देखते हैं। देखिए उसने कहा है शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x³ - 3 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। अच्छा मुझे टेंजेंट निकालने हैं और वो दिखाना है कि 2 पर और -2 पर पैरेलल होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स निकालूंगा। सबसे पहले मैंने डी बाई डी एक्स निकाला, तो देखिए डी बाई डी एक्स मेरा क्या होगा 6x² होगा। अब डी बाई डी एक्स में एक तो x बराबर 2 पे निकालूंगा, डी बाई डी एक्स x बराबर 2 पे निकाला बच्चों, तो मेरा कितना आया 24 आया। और एक डी बाई डी एक्स मैं -2 पे भी निकालूंगा, -2 रखा तो भी 6x² करने पे 24 ही आ गया। अच्छा ये टेंजेंट का स्लोप आया, पहले वाले टेंजेंट का x बराबर 2 पे जो मैंने टेंजेंट डाला उसका स्लोप 24 आया, दूसरे वाले का भी स्लोप 24 आया। मींस अगर स्लोप्स इक्वल होते थे बच्चों तो याद है लाइनें पैरेलल होती थी, तो मुझे ये दिखाना है शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व
दो पर और -2 पे पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि दोनों के स्लोप्स इक्वल आ गए, अलग अलग पॉइंट पे मेरे स्लोप सेम आए, इसका मतलब टेंजेंट्स आर पैरेलल। बात समझ में आई? एक और देखते हैं, उसने कहा प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व 2,0 पे और 3,0 पे राइट एंगल है। राइट एंगल है तो याद है हमें स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले मैं कर्व दिया है मेरे पास x² - 5x + 6, तो मैं सबसे पहले d/dx निकालूंगा, इस कर्व का स्लोप निकालूंगा जिसको हम m भी बोलते हैं। ये कितना आएगा 2x - 5। अब सबसे पहले स्लोप मैं 20 पे निकालूंगा, तो अगर स्लोप 20 पे निकाल रहा हूँ तो उसको मैंने m1 का नाम दे दिया मेरे पहले स्लोप का, तो x की जगह 2 और y की जगह 0 डालूंगा तो कितना आ गया 4 - 5 -1 आ गया 20 पर। इसी तरीके से d/dx मैं x = 3xy मेरा 30 पर भी निकालूंगा। बात समझ में आई? इसको मैं m2 बोल दूं, 3,0 पे मेरा स्लोप m2 बोल दूं, तो फिर यहाँ पे मैंने 3 रखा तो 6 - 5 1 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए m1 मेरा कितना आ गया -1 और m2 मेरा 1 आ गया, तो m1 × m2, m1 मेरा कितना आया था -1 और m2 मेरा आ गया 1, इनका प्रोडक्ट -1 आ गया। जब स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो वो लाइनें 90 डिग्री पे आ जाती है। तो उसने कहा प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व आर एट राइट एंगल। क्यों? उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ गया है, इसका मतलब लाइंस के बीच में एंगल मेरा कितना होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ - 2x² - x एट विच द टेंजेंट लाइन आर पैरेलल टू द लाइन। देखिए मुझे उस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर मैं टेंजेंट खींचूँ तो वो जो लाइन है वो लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, मतलब उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसका d/dx निकालूंगा। d/dx कितना आया बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, 3x² - 4x - 1 आया। उसे लोकलाइज करूँगा, मतलब x1 y1 पॉइंट पे निकालूंगा, एक फिक्स पॉइंट करूँगा एंड दैट विल बी ये आ गया। अब उसने कहा ये जो स्लोप है और इस लाइन का स्लोप इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स बराबर होंगे। तो इस लाइन का स्लोप मेरा कितना है बच्चों, इस लाइन का स्लोप 3 है, y = mx + c से m मेरा स्लोप होता है, तो इसको 3 के बराबर रख दूं तो 3x1² - 4x1 - 1 = 3 हो गया। एक साथ ले आता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ बच्चों, सॉल्व करता हूँ इसको। श्रीधराचार्य लगाई तो x1 कितना आया -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये x1 कितना आ गया 4 ± 4 × 16 48 48 और 16 64 का √8 आ गया अपॉन 6। तो x1 की कितनी वैल्यू आ गई, एक तो बच्चों x1 की वैल्यू आ गई 8 और 4 12/2 12/6 2 आ गई, और एक x1 कितनी आ गई बच्चों 4 - 8 -4/6 -2/3 आ गई, -2/3 आ गई। अब ये जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए, और कर्व मेरा कितना था, कर्व की इक्वेशन मेरी कितनी है y = x³ - 2x² - x है। तो x1 y1 जो पॉइंट है जिस पे हम टेंजेंट निकालें वो कर्व के ऊपर है, तो देखिए यहाँ पे हम x1 y1 रख दें तो x1³ - 2x1² - x1 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, एक बार x1 की वैल्यू 2 रख दूँ तो y1 कितना आ जाएगा, 2 रखी उधर तो आ जाएगा 8 -8 और -2 कट गया, -2 आ गया। तो जो एक कोऑर्डिनेट है वो तो आ गया 2, -2। अब एक बार x1 की वैल्यू -2/3 रख दूंगा तो y1 देखिए कितना है -8/27 -
2 इंटू 4/9, x1 की वैल्यू बच्चों -2/3 रख रहा हूँ, और प्लस 2/3, एलसीएम आ गया बच्चों 27, ये कितना है -8, और 4 दूनी 8, 8 तियां 24, कितना माइनस के 24 आएगा, कितना आएगा बच्चों -24 आएगा। देखिए -24 और प्लस 18, तो ये आया -32 प्लस 18/27, तो कितना आ गया -14/27। तो एक कोऑर्डिनेट तो 2, -2 आ गया, और एक कोऑर्डिनेट आ गया -2/3, -14/27। ऐसे 2 पॉइंट हैं। उसने क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। तो ऐसे 2 पॉइंट हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो 0 बनाएगा, और 0 बनाएगा तो उसका tan 0 भी 0 होगा। इसका मतलब मुझे dy/dx इस बार 0 के बराबर रखनी है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले इसका कर्व का स्लोप निकालूंगा, dy/dx निकालूंगा, वो कितना आएगा 4x -6 आएगा। इसे लोकलाइज करूंगा x1 y1। अब उसने कहा ये जो कर्व है इसके इस पॉइंट पे x1 y1 पे स्लोप मेरा ही आ गया, और उसने कहा ये और टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल, तो इसका मतलब इसका स्लोप बराबर बच्चों 0 के बराबर रख दूंगा। तो इससे x1 की वैल्यू मेरी 3/2 आ गई, और वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो y1 इक्वल्स टू x1 y1 जिस पे मैं स्लोप निकालता हूँ वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, तो रख दूँ। तो ये कितना आ जाएगा 2x1 का स्क्वायर -6x1 -4 आ जाएगा। तो y1 निकाल लूँ, कितना 2 इंटू 9/4 -6 इंटू 3/2 -4, ये कितना है 9/2 -9 -4, तो -13 प्लस 9/2 है, तो ये कितना हो गया -26 प्लस 9/2, तो कितना हो गया कितना बचा -17/2। बात समझ में आई? तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों, आ गया मेरा 3/2 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -17/2। वो पॉइंट आ गया जहाँ पे मैं टेंजेंट डालूंगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब एक सवाल और देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स। इसका मुझे टेंजेंट निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं इस कर्व का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो ये कितना आएगा बच्चों 2x/a² प्लस 2y/b², फिर बच्चों dy/dx भी आएगा इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? 2 से पूरी इक्वेशन को काट देंगे तो dy/dx कितना आ गया, ये आएगा -x/a² इंटू y इंटू b²। तो इसका मतलब dy/dx मेरा कितना आ गया -b² इंटू x/y आ गया। और मुझे किस पॉइंट पे निकालना है बच्चों, x1 y1 पे निकालना है। तो dy/dx x1 y1 पे मैंने वो कोऑर्डिनेट रख दिया x1 y1। अब उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन होगी y -y1 इक्वल्स टू स्लोप कितना है बच्चों -b² इंटू x1/y1 इंटू x -x1 आएगा। बात समझ में आई? इसको अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ गया, ये आएगा a² y1 इंटू वाई माइनस a² y1² इक्वल्स टू माइनस b² x इंटू x1 माइनस माइनस प्लस b² x1² आ गया।
बात समझ में आई? तो अब मैं इसको उधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वन प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई वन प्लस बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर आ गया। बात समझ में आई? बात समझ में? अच्छा, वो पॉइंट ध्यान से देखें, वो पॉइंट x1 y1 जो है बच्चों वो इस कर्व पे होगा, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 भी होगा। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख सकता हूँ। बात समझ में आई? तो इसका मतलब इसकी जगह बच्चों मैं क्या रख सकता हूँ, बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो देखिए कितना आया, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। यही मेरी टेंजेंट की इक्वेशन है। बात समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद एक सवाल और है, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल वेयर द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सेस। अच्छा, ये कर्व x एक्सेस पे जहाँ काट रहा हो बच्चों, अगर x एक्सेस पे काटेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y बराबर यहाँ पे रख दूँ 0, तो 0 बराबर x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 आ जाएगा, जो कि इधर जाके सब चले जाएंगे तो 0 में चले जाएंगे, तो x बराबर 7 आ गया। इसका मतलब मुझे 7,0 पर मेरे को टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल निकालना है। बात समझ में आई? तो एक काम करूँ, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूँ। तो अब देखिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, सबसे पहले मैं स्लोप निकालूँ। तो देखिए स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, डी बाई डी एक्स करूँगा इस कर्व का। तो बच्चों बताओ क्या करूँगा, u अपॉन वी लगाऊंगा। तो देखिए कैसा आएगा, v का स्क्वायर, याद आया आपको, u अपॉन वी लगा रहा हूँ, v का स्क्वायर, v को रोका, u का करा, x माइनस 7 का 1 माइनस u को रोका, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 का करना पड़ेगा। मैं डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा हूँ। अब बच्चों एक चीज़ देखिए, मुझे ये डी बाई डी एक्स किस पे निकालना है, मैं इससे पहले ये सॉल्व करूँ तो क्यों ना मैं 7,0 पे निकालना है ना मुझे, ये रख दूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे 7 रखने से ये 0 हो जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा, और ये डायरेक्टली मेरा 1 अपॉन x, ये और ये कट जाएंगे पावर से, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3 बचेगा। तो x की जगह पे 7 रख दूंगा, तो यहाँ से तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से 7 रखूंगा तो 4 आ जाएगा। मीन्स डायरेक्टली मेरा स्लोप 1/20 आ गया ना, टेंजेंट का स्लोप 7,0 पे। बात समझ में आई भाई? ये सा तो 0 में चला गया और ये कट कट के 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बचे, और 7,0 रख दिया तो x की जगह 7 रख दिया, तो यहाँ से तो 5 आ गया और यहाँ से 4 आ गया, तो मेरा स्लोप आ गया 1/20। तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आई बच्चों, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस 7 आ जाएगी। बात समझ में, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब देखिए टेंजेंट का स्लोप इतना है तो नॉर्मल का स्लोप -20 हो जाएगा, उल्टा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन वो कितनी आ जाएगी, y माइनस 0 इक्वल्स टू -20 आ जाएगा बच्चों नॉर्मल का स्लोप, और x माइनस 7। ये मेरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो गई। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई बच्चों, और ये मेरी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। बात समझ में, आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। उसने कहा फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x की क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, देखिए सबसे पहले हम
इस कर्व का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए डी बाई डी एक्स कितना आया, 12x² माइनस 10x⁴ आया। अब डी बाई डी एक्स मेरे पास ये आ गया, मैंने उसको पॉइंट मान लिया जिस पे मुझे स्लोप निकालना है x1 y1। देखिए इस बार ज़रा ध्यान से देखिए, ऐसा भी केस हो सकता है, उसने कहा वो सारे पॉइंट कर्व पे बताओ जहाँ पे मैं टेंजेंट पास करूँ तो वो ओरिजिन से पास हो। तो जो टेंजेंट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, देखिए कर्व के ऊपर तो पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, सपोज करो ये सारे कर्व के ऊपर पॉइंट है और उन पे टेंजेंट खींचूं तो वो ओरिजिन से पास हो, तो इस तरीके का डायग्राम भी बन सकता है ना। तो अब मैं डी बाई डी एक्स तो x1 y1 पे निकालूंगा, और जो लाइन है, अगर हम बचपन में ये चेक करते थे कोई भी लाइन 2,3 से पास हो रही है नहीं, तो हम x की जगह 2 और y की जगह 3 रख के देख लेते थे। तो उसकी तरह से करूंगा कि वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो कुल मिला के स्लोप मेरा ये आ गया x1 y1 पे। अब जो टेंजेंट की इक्वेशन आई वो कितनी आ जाएगी बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1, x1 y1 पे ही निकालूंगा, स्लोप ये आ जाएगा 12, x1 y1 पे रख दूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 12x1² माइनस 10x1⁴ इंटू x माइनस x1 आ गया। ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब मुझे वो पॉइंट निकालने, मतलब मुझे x1 y1 निकालने। अब ज़रा ध्यान से देखिए, वो जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो, तो वो जो ओरिजिन है 0 0, मैं x और y की जगह पे रख दूँ ना, तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 माइनस y1 इक्वल्स टू 12x1² माइनस 10x1⁴ इंटू माइनस x1, x की जगह 0 रख दिया तो 0 माइनस x1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y1 कितना आ गया बच्चों, y1 आ गया 12x1³ माइनस 10x1⁵ आ गया। एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, वो जो पॉइंट है वो उस कर्व के ऊपर लाई करेगा ना जिस पे हम टेंजेंट खींचते हैं, x1 y1 पे टेंजेंट खींचते हैं, तो x1 y1 उस कर्व के ऊपर लाई करेगा, तो वहाँ पे उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो वहाँ से भी एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, तो y1 इक्वल्स टू 4x1³ माइनस 2x1⁵ एक रिलेशन यहाँ से भी आ गया। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके मैं सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूँ ना। तो देखिए y1 की जगह पे रख दिया तो ये कितना आ गया, 4x1³ माइनस 2x1⁵ इक्वल्स टू 12x1³ माइनस 10x1⁵। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, ये उधर गया तो ये कितना हो गया, 8x1³ हो गया, और ये इधर गया तो ये आ गया 8x1⁵ आ गया। बात समझ में, ये +10 हो गया और ये -2 हो गया, और ये 12 में से 4 गए, 8 बचे तो कट गए। तो x1³ बराबर x1⁵ आ गया। तो अब मैं इधर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1⁵ माइनस x1³ बराबर 0, x1³ कॉमन ले लूँ तो x1² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x1 बराबर 0 आ गया, एक x1 बराबर 1 आ गया, और एक x1 बराबर -1 आ गया ना बच्चों। 3 मान आए ना, तो देखिए एक तो 0 आया और एक 1 आया और एक -1 आया, x1 के 3 मान आ गए। अब x1 की जगह 0 रख दूंगा। कर्व क्या था मेरा बच्चों, कर्व था मेरा y इक्वल्स टू 4, तो x1 y1 उस पर रख रहा था तो इसको सेटिस्फाई करा दूं, x1³ माइनस 2x1⁵ था। बात समझ में आई। अब एक बार क्या रखूंगा बच्चों, x1⁵ था, एक बार x1 की जगह 0 रखूंगा तो y1, x1 की जगह बच्चों मैंने 0 रखा तो y1 कितना आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 0 आ गया। बात समझ में आई। अब एक बार x1 की जगह 1 रखूंगा, x1 की जगह बच्चों मैंने 1 रखा तो y1 कितना आएगा, 4 माइनस 2 आया, तो एक कोऑर्डिनेट मेरे 1 2 आ गए। दूसरा, पहला आंसर ये है, दूसरा पॉइंट ये आ गया 1 2, और एक x1 की जगह मैं बच्चों
-1 रखूँगा, -1 रखूँगा तो कितना आएगा, y1 इक्वल्स टू, ये तो आएगा -4, और -1 रखूँगा तो ये आ जाएगा +2, तो जो कि आ जाएगा -2, तो एक आ जाएगा -1 -2। तो ऐसे कितने पॉइंट आएंगे बच्चों, 3 पॉइंट आए। जहाँ पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो ओरिजिन से पास होगी। बात समझ में आई? स्टूडेंट्स एक सवाल और देखते हैं। मुझे ये 2 कर्व दिए हैं, मुझे उनके बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले मैं इन कर्व को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं। तो देखिए मुझे क्या दिया है, x² y, और इसको डिवाइड कर दिया xy। ये कितना है बच्चों, 12, और ये कितना है, 6। इससे ये कटा, तो x बराबर मेरा 2 आ गया, इसकी वैल्यू रख दी तो y 3 आ गया। तो जो मेरा दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 2 3 आ गया। बात समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कर्व का डिफरेंशिएशन करके उसका स्लोप निकालेंगे 2 3 पे। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 6/x। इसका बच्चों का डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy/dx इक्वल्स टू -6/x² आएगा, और मैंने इसे 2 3 पे निकाला। तो देखिए -6/4 -3/2 आ गया, जिसे मैंने m1 का नाम दे दिया, पहले कर्व का स्लोप। अब एक काम और करते हैं, एक और कर लिख लेते हैं, y बराबर 12/x² है। इसका डिफरेंशिएशन करूं अगेन, dy/dx कितना आएगा, 12, ये कितना आएगा, -2/x³ आएगा। फिर 2 3 पे निकाला, भाई इसी पॉइंट पे निकालना है मुझे, तो कितना है, 12 × -2/2 की 3। तो बात समझ में आ गई, ये कितना है, -24, और ये 8, तो ये -3 आ गया, जिसको मैं m2 कह दूं। अब दोनों कर्व के बीच का एंगल का बच्चों मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू होता है m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 का मॉड होता है। तो देखिए tan थीटा, m1 कितना आया, m1 आया -3/2, और m2 कितना आया, m2 आया मेरा -3/1 प्लस -3/2 इंटू -3। इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना है, 3 - 3/2, तो ये 3/2 आ गया, अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9/2, ठीक है, का मॉड है। तो ये तो खुद ही पॉजिटिव आ गया, तो ये आ गया 3/2, और ये आ गया 11/2, कट गया। तो tan थीटा बराबर 3/11। ये इन कर्व के बीच का एंगल आ गया, tan थीटा बराबर 3/11। बात समझ में आई आप लोगों को? अब उसने कहा एक और है, शो दैट द कंडीशन दैट द कर्व दिस शुड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अगर ये कंडीशन होगी 1/a माइनस 1/b इक्वल्स टू 1/a डैश माइनस 1/b डैश। ओके, ये कर्व और ये कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली करते हैं इंटरसेक्ट, मतलब इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट बच्चों -1 होगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, या एक बात और करते हैं, या तो हम इन कर्व को पहले सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, लेकिन ये कर्व को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो एक काम करें, हम मान लें इस कर्व पे और इस कर्व पे जो कॉमन पॉइंट है वो x1 y1 है, तो सॉल्व नहीं करें तो x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई? मीन्स मैं ये कर्व मान लेता हूँ पहले, x1 y1 इस पे सेटिस्फाई करेगा, तो ये a x1 का स्क्वायर प्लस b y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। सिमिलरली a डैश x1 का स्क्वायर प्लस b डैश y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब हम क्या करें, इस कर्व का पहले डिफरेंशिएशन कर लें। देखिए कितना आएगा, 2ax प्लस 2by dy/dx इक्वल्स टू 0 आएगा, 2 से 2 कट गया, तो dy/dx कितना आ जाएगा बच्चों, -a/b x/y, ये आ जाएगा या नहीं? बात समझ में आई?
तो पहले कर्व का स्लोप अगर मैं m1 मान लूँ और उसे किस पॉइंट पे x1 y1 पे रखें तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, -a/b x1 अपॉन y1 आ जाएगा या नहीं। सिमिलरली दूसरे कर्व का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो इसी तरीके से आ जाएगा m2 और वो आ जाएगा माइनस, बिल्कुल एक जैसा चल रहा है तो a' अपॉन b' x1 अपॉन y1 आ जाएंगे। बात समझ में आई। और उसने कहा वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, इसका मतलब इसका और इसके स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल्स टू -1 रख दूं। चलिए करता हूं एक बार, क्या करूंगा, इसका -a/b इंटू x1 y1 स्लोप और इसका स्लोप a' अपॉन b' x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू -1 कर दूं तो माइनस माइनस कट गए, तो यहाँ से क्या आ गया, a' x1 स्क्वायर इक्वल्स टू -b/b' y1 स्क्वायर आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। अब देखिए मुझे आंसर a b a' b' चाहिए, मतलब x1 y1 नहीं चाहिए। तो देखिए दो इक्वेशन यहाँ रख वो दी हुई है, तो एक काम करूँ उन दोनों को बराबर रख दूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a x1 का स्क्वायर प्लस b y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a' x1 का स्क्वायर प्लस b' y1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों 1 के बराबर है। अब इकट्ठे कर लूँ तो यहाँ से a माइनस a' x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर ले जाऊँ तो b' माइनस b y1 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने x1 y1 माना तो वो दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा था। तो अब इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर दूं, देखिए क्योंकि मुझे सारा कुछ a b a' b' में चाहिए, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a माइनस a' अपॉन a' आ जाएगा। बात समझ में, क्योंकि x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कट जाएंगे और इधर से आ जाएगा b' माइनस b अपॉन माइनस b' आ जाएगा। अलग अलग ले जाऊं तो ये कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन a से a कट गया a' माइनस a' कट गया 1 अपॉन a, इधर से कटा तो ये कितना आ गया, इसको मैं ऐसे लिख लूँ b माइनस b' अपॉन b' लिख दूँ। अब अलग अलग कर लूँ तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन b से b कटा b' माइनस 1 अपॉन b आ गया। अब मैं क्या करूँ, इसको उधर ले जाऊँ, a b एक साइड कर लूँ और a' b' एक साइड कर लूँ, तो उधर ले जाऊँगा तो देखिए 1/a उधर जाके प्लस हो गया और 1/b माइनस का चल ही रहा था 1/b, और इधर 1/a' प्लस का था और इसको उधर ले जाऊँ तो 1/b'। अब मुझे लाना क्या था, 1 अपॉन a माइनस 1/b इक्वल्स टू 1 अपॉन a' माइनस 1 अपॉन b', यही लाना था बच्चों मुझे। बात समझ में आई। स्टूडेंट्स एक सवाल और देखते हैं, उसने कहा कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल्स टू के एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं जब 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारे पास पहला कर्व क्या है बच्चों, पहला कर्व है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और दूसरा कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू के। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह मैं वाई स्क्वायर रख दूंगा तो ये y की क्यूब इक्वल्स टू के आने से y की वैल्यू k की पावर 1/3 आ गई और k की पावर 1/3 मैंने इधर रखी, तो x की वैल्यू मेरी k की पावर 2/3 आ गई है। मीन्स इन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना आ गया, k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3 आ गया। बात समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, पहले कर्व का डिफरेंशिएशन करके उसका स्लोप निकालूंगा इस पॉइंट पे। मतलब क्या दिया है, पहले कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं 2y dy/dx इक्वल्स टू x है 1, x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 हो जाएगा तो dy/dx इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 2y, इस पॉइंट पे रखेंगे k की पावर 2/3 पे और बच्चों k की पावर 1/3, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 2 k की पावर 1/3 आ गया। ये बच्चों मेरा पहला लाइन का स्लोप आ गया m1 आ गया। ऐसे ही दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू k/x, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy/dx आएगा स्टूडेंट्स माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर। हम किस पॉइंट पे निकालेंगे,
k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3 पे ही निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, माइनस k की पावर 4/3, तो -1/k की पावर 1/3 आ गया, ये मेरा m2 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, 90 डिग्री होने की वजह से इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 रखूंगा बच्चों, तो ये कितना है 1/2k की पावर 1/3 इंटू -1/k की पावर 1/3 इक्वल्स टू -1 आ गया, कट गया, तो ये आ गया 2k की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1, क्यूब कर दिया तो 8k² इक्वल्स टू 1 आ गया। तो कर्व्स को 90 डिग्री पे काटने के लिए कंडीशन आ गई 8k² इक्वल्स टू 1, और बच्चों मुझे लानी क्या थी, बच्चों मुझे यही कंडीशन लानी थी 8k² इक्वल्स टू 1, जो कि आ गई। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।